नमस्ते दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज लेकर चलते हैं क्लास 10th का इतिहास। ठीक है, आज की क्लास रहेगी हिस्ट्री की। आप इससे पहले हमारे चैनल पर अभिज्ञा पाठशाला पर आप जाकर यूट्यूब पर जाकर खोज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि भूगोल को पूरी व्यवस्थित तरीके से हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, उनको पढ़ लीजिए, पूरे नोट्स तैयार कर लीजिए, एक ही बार में पूरे साल का कोर्स खत्म। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का इतिहास। ठीक है, क्लास 10th की हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, अभिज्ञा पाठशाला का बेटा एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए, वहाँ से उसको देख सकते हो। अभी तक सारी चीज़ें जो हैं वो निःशुल्क हैं, अर्थात फ्री हैं। आप बस अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, हम आपको अच्छी तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 किसका? हिस्ट्री का। और चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्र का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप क्या है पहले ये देखेंगे, और राष्ट्रवाद क्या है ये देखेंगे, और उदय का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप है ऐसा ही यूरोप महाद्वीप है। उस महाद्वीप में राष्ट्रवाद की चेतना जगी। राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने देश के प्रति सम्मान की भावना, अपने देश के प्रति सच्ची भावना, उदारता के साथ रहना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, तो इसको जानने से पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है तो देखें, वह विचारधारा, मतलब ऐसा कोई विचार, वह विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे किसी देश के लोग हैं, किसी देश के नागरिक हैं, और उनसे अगर आप कह दो कि तुम्हारे देश का झंडा बुरा है, तो तुमको हो सकता है कि वो मौत की सजा दे दें ना। कह दो कि इंडिया एक अच्छा देश नहीं है, तो भारतीयों को इतना बुरा लगेगा कि आपसे सदा के लिए नाराज हो जाएंगे। तो यही भावना, अपने परिवार के बारे में गलत ना सुनना, अपने समाज के बारे में गलत ना सुनना, अपने देश के बारे में गलत ना सुनना, यही राष्ट्रवाद है। यही राष्ट्रवाद है, अर्थात आप सभी को, अर्थात अपने पूरे भारत को बड़े सम्मान से देखते हैं, बड़े गौरव से नाम लेते हो कि मेरा प्यारा भारत। ठीक है, तो यही राष्ट्रवाद है। सदस्यों में एक सामूहिक पहचान बढ़ावा देना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है ना। अब जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है कि एक झंडा बना दो, ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है ना। कोई मुद्रा बना दो, पैसा चला दो, है ना। कोई जानवर का नाम रख दो कि ये राष्ट्रीय जानवर है, कोई पंछी का नाम रख दो कि ये राष्ट्र पंछी है। इनसे क्या राष्ट्र की भावना बढ़ती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा को बल मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, झंडा, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को बोलते हैं बेटा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय बुक, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय फल, तो ये चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं। राष्ट्रवाद क्या है कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों को, सदस्यों को एक अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक पहचान बढ़ावा देना है ना, एक पहचान बढ़ावा देना। ठीक है, ये होता है। चलें आगे चलते हैं तो देखेंगे, आप देखेंगे आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अभी राष्ट्रवाद की पहचान पढ़ी कि पहचान क्या है और कैसे होता है। अब देखेंगे आप राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास बोलते हैं बेटा कि एक तरीके से एक लगातार विकास कैसे हुआ राष्ट्रवाद का। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ। यूरोप, अर्थात यूरोप एक देश है, ठीक है, जहाँ पर लंदन और फ्रांस वगैरह ये सारे देश वहीं पे आते हैं ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी मतलब ये 19th सेंचुरी की बात कर रहा है बेटा। एक सदी बराबर होता है 100, ठीक है, सेंचुरी। तो 19 सदी बोल रहा है, 19वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1900 सदी के बारे में बात कर रहे हैं ना। आज कौन सी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है।
21वीं सदी चल रही है, इससे मतलब 200 साल पहले, मतलब 200 साल पूर्व की बात पहले बता रहे हैं, 200 साल पहले की बात। सदी के मध्य तक यूरोप वैसे नहीं थे, यूरोप के देश वैसे नहीं थे कि जो आज हैं, ठीक है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें देश पाए जाते हैं अलग अलग अलग। तो कह रहे हैं कि यूरोप में जो आज के देश है ना, वो देश पहले बेटा ऐसे नहीं थे, वह देश ऐसे नहीं थे। उन देशों में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती थी। कैसे? विभिन्न देशों पर शासन अलग अलग वंश के थे, देशों पर शासन अलग अलग वंश के थे, ठीक है। कोई ये राजा शासन करता था, कोई वो राजा करता था, कोई किसी वंश का, कोई किसी वंश का है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कानून का राज है ना, लोग राज करते थे। इन क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था। राजवंश मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा राजा बनता रहेगा। चाहे राजा के बेटे की एक आँख नहीं है, चाहे एक टांग नहीं है, चाहे बोलने लायक नहीं है, चाहे उटक पुटक के चलता है, तो ये क्या है, राजवंश कहलाता है ना। चाहे वो इतना मक्कार है, उसकी भावना सही नहीं है जनता के प्रति, ना बेटियों के प्रति भावना सही है, लेकिन बनेगा राजा। चाहे वो शराब पीता है, गुटखा खाता है, तम्बाकू पीता है, चाहे कुछ भी करता है, बनेगा राजा। इस तरीके का शासन वहाँ पहले पाया जाता था। आगे देखें, कई ऐसे तकनीकी बदलाव हुए जिनके कारण समाज में परिवर्तन आए। अब देखो, तकनीकी कारण जो है वो परिवर्तन में आए, जिनके कारण क्या है, बहुत सारे परिवर्तन हुए, ठीक है। देखें, इन्हीं परिवर्तनों के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब पहले हम नहीं जानते थे कि मोबाइल क्या होता है, हम कैसे पता करें कि इतने अच्छे अच्छे टीचर थे, अब यूट्यूब पे भरमार है। अब आप जान सकते हो कि पर्यावरण से हमें क्या हानि है, क्या लाभ है, तो तुरंत निकालोगे पता पड़ जाएगी। पहले पता ही नहीं था, पहले जानते नहीं थे कि पेड़ों को काटने से हानि होती है कि नुकसान होता है। पकड़ा, पेड़ उखाड़ दिया, काट दिया, रोटी बनाई, खाई पी, मजे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो तकनीकी ने बेटा बहुत बड़े बदलाव किए हैं, तकनीकी ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। आगे देखें, आगे देखें तो कौन कौन से बदलाव किए उन्हें देखें आप। जैसे तकनीकी ने बदलाव किए तो तकनीकी ने क्रांति भी लाई, है ना, तकनीकी ने विद्रोह भी कराए, तो आंदोलन भी हुए। अभी आप अपने अधिकारों के बारे में जान गए कि पुलिस हमको ऐसे नहीं पीट सकती। कैसे नहीं पीट सकती? बिना बात कोई पुलिस वाला या पुलिस वाली कोई आपको पीट नहीं सकती। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही कोई पुलिस वाले या पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आपको बदतमीजी करता है, तुरंत 112 पे कॉल मिलाइए, शिकायत कीजिए, उनके नाम भी हो जाएगी शिकायत, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भी पुलिस होती है, ये भी पुलिस होती है, दोनों में सामंजस्य बना लेते हैं। लेकिन इसको टूल दोगे, बड़े स्तर पर ले जाओगे, मीडिया में ले जाओगे, तो बात आपको मानी जाएगी, ठीक है बेटा। देखिए कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ और तकनीकी ने कौन कौन सी आंदोलन क्रांति लाई। पहली क्रांति हुई राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पहली क्रांति हुई फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। 1789 अर्थात 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद नागरिक संहिता, नागरिक संहिता 1804 में आई। बताएंगे नागरिक संहिता क्या है, कि सभी के लिए एक जैसे रूल, ठीक है। ये वियना की संधि हुई 1815 में, ठीक। उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुई, उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुई। उदारवाद बताएंगे क्या होता है उदारवाद। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्रों में राजवंशों बटा हुआ था उसका एकीकरण हुआ 1866 और 1871 में, 1866 1871 में हुआ, सॉरी दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, है ना। आगे देखें, इटली का एकीकरण 1859 1871 में हुआ। डेट लिख लीजिए, पेपर में ऐसे पूछी जाएगी सीधी, ठीक है। इटली का एकीकरण 1859 1871 में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के रहने वाले लोग, ठीक है, लोगों ने एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकी थी, ठीक है। ऐसे कदम उठा लिए उन्होंने, राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कर लिया। 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से लोकतंत्र की संस्था में हो गया। ये हुई बात है ना। 1789 में बेटा क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई और राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र है ना, मतलब इसमें राजा ही शासन, राजा से कहाँ तंत्र हो गया स्थानांतरित, हो गया बेटा लोकतंत्र में हो गया। किस में हो गया?
लोकतंत्र में हो गया, प्रजातंत्र में हो गया, गणतंत्र में हो गया, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो किस में होगा? लोकतांत्रिक हो गया। लोकतंत्र में होगा मतलब लोगों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र ही कहलाता लोकतंत्र, ठीक है। इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, चलेंगे, ठीक है। तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक संहिता 1804 में, वियना संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866, 1871 में हुआ, इटली का एकीकरण 1859, 1871 में हुआ। चलें नेक्स्ट आगे देखें। उदारवादियों के लिए कुछ और भी बातें कहेंगे। यहाँ देखें, इस संस्था ने, कौन सी संस्था ने? इस संस्था का निर्माण नागरिकों के द्वारा हुआ था। कौन सा, किस संस्था का निर्माण हुआ था? राष्ट्रवाद का, ठीक है। राष्ट्रवाद का, लोकतंत्र का ये जो व्यवस्था बनी ये नागरिकों द्वारा हुआ था। इस शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे। अब बताइए, आप खुद ही इतने सक्षम हो गए कि अपना शासन हम चलाएंगे, उन्होंने राजतंत्र को खदेड़ कर लोकतंत्र बना दिया, तो इससे सिद्ध नहीं होता कि वहाँ के लोग अपने खुद के भविष्य के निर्माता बन गए, उन्होंने खुद का फ्यूचर अपने आप बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। अब देखिए, एक व्यक्ति आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने 1804 में, ठीक है, 1804 में नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, एक संहिता ला दी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बन पाएगा, ठीक है, कोई विशेष सुधार नहीं हो पाएंगे, मतलब विशेष सुविधा नहीं मिलेगी उनको, ठीक है, सभी के लिए समान बनेंगे, है ना, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े, ठीक है। जो उदारवाद होता है बेटा वो होता है जैसे कोई दीन दुखी है उसके लिए तुम सहायता कर रहे हो, है ना, कोई परेशान है उसके लिए आप खड़े हो, ये उदारवाद है। और उदारवाद और राष्ट्रवाद जब एक जैसे मिल गए तो फिर तो बात ही अलग है। इधर राष्ट्रवाद कह रहा है कि हमारा एक ही देश होगा, ना कोई हमारा राजा होगा, हमारे द्वारा चुना हुआ प्रशासन का जो अधिकारी है वो हमारा होगा, चाहे पीएम हो, सीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो। बताएंगे वहाँ राष्ट्रपति क्यों होता है ना, बताएंगे। उदारवाद के करीब से जुड़े, राष्ट्रवाद और उदारवाद आपस में जुड़ गए। नेक्स्ट देखें, फ्रांसीसी क्रांति व राष्ट्रवाद। देखिए, अब फ्रांसीसी क्रांति विस्तार से पढ़ते हैं, समझिएगा। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद 1789 में हुई, ठीक है। सत्ता राजतंत्र से लोकतंत्र के हाथ में आने से राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में विकास हुआ। यही होता है बेटा, है ना, जब कोई दबे कुचले को जब अपने अधिकार मिलते बड़ा खुश होता है, वो क्या होता है, बड़ा खुश होता है। तो राजतंत्र से कहाँ हुई, लोकतंत्र के हाथों में चलेगी सत्ता। अब बोले राजा के द्वारा भाई शासन नहीं चलेगा, राजा के द्वारा शासन अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो किसके द्वारा चलेगा, लोगों के द्वारा चलेगा, लोगों के द्वारा चलेगा, ठीक है। लोगों के द्वारा बनाया हुआ शासन लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। पूछ रहे थे कि क्या राजा लोग नहीं हैं, क्या राजा की जो परिवार है वो लोग नहीं है? हाँ लोग हैं, लेकिन उसमें एक विशेष व्यवस्था भंग होती है ना, एक विशेष व्यवस्था भंग होती है, ठीक है। आइए, क्या क्या सुधार हुए, राष्ट्रवाद की भावना आई जब संविधान आधारित शासन बना, संविधान आधारित शासन बना, ठीक है। संविधान आधारित शासन बना अर्थात शासन ऐसा चलाया जाएगा कि एक नियम होगा, कानून होगा, सभी के लिए बराबर होगा, कि अगर राजा के बेटे ने कोई गलती की तब भी उसके लिए सजा इतनी है, और किसी गरीब के बेटे ने कोई गलती की उसके लिए भी उतना ही पनिशमेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे एक कोई नौकरी है, टीचर बनना चाहते हो या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो वह पोस्ट सभी के लिए एलिजिबल है, बस उसके लिए योग्यता की जरूरत है, आप योग्य बनिए, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचार हुए, संविधान आधारित शासन हो गया, और उस शासन में कहा गया कि समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, जैसे विचार पैदा हो गए, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहाँ से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से ही है, ठीक है। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बन गया, आ गया लोग, ठीक है।
प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, भावना को, है ना। तो देखें, नया तिरंगा झंडा, ठीक है, आ गया। दूसरा, नेशनल असेंबली का गठन हो गया, संसद बन गई साहब, ठीक है, संसद बन गई, विधानमंडल बन गए, ये सारी चीज़ें। जैसे आपके यहाँ विधायक का चुनाव होता है तो विधानमंडल में बैठता है, राज्य का एक विधानमंडल होता है जिसके 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखें, ऐसे ही संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वहीं देखें, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तौल की एक समान व्यवस्था। उन्होंने कहा जो सुधार हुए, ठीक है, फ्रांस में सुधार हुए राष्ट्रवाद का, उन्होंने कहा कि एक ही माप तौल होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके 1 किलो को 900 ग्राम तौल देंगे, नहीं, 1 केजी है तो 1 केजी रहेगा, 1 मीटर तो 1 मीटर रहेगा, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आई। और आयात निर्यात पर शुल्क खत्म कर दिया, बोले कहीं से कोई चीज़ खरीदो, आयात निर्यात का शुल्क खत्म कर दिया। यहाँ देखें तो क्या है, आयात निर्यात का शुल्क समाप्त कर दिया, भाई कोई भी बिजनेस करो अब तुम उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आगे देखें, 1804 में नागरिक संहिता आई, 1804 में नागरिक संहिता आई। नागरिक संहिता कैसी है? 1804 की नागरिक संहिता है, इसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं क्योंकि इनको नेपोलियन महोदय ने लागू किया था। यह मूल रूप से कानून के समझ समानता पर आधारित अवधारणा है। इसकी विशेषता इस प्रकार है, ठीक है, जो नागरिक संहिता बनी थी इसकी विशेषता है कौन कौन सी? जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। बोला कि तुम राजा के बेटे हो, हाँ जी हूँ, तो ऐसा है भैया, अच्छी खासी पढ़ाई कर लो तभी नौकरी मिलेगी, ठीक है, राजा का बेटा हो तो तुम्हारे लिए कोई गद्दी नहीं बैठी है, खत्म, ठीक है। गरीब के बेटे हो, पढ़े लिखे हो, तुम एक अधिकारी बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, बैंक अधिकारी बन सकते हो। ऐसा नहीं तो राजा के बेटे हो तो तुम्हें विशेष अधिकार होगा जन्म से कोई अधिकार नहीं, ठीक है। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ये बहुत अच्छी बात रही कि कानून के सामने ये भी कहा गया कि कानून के सामने सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है, सभी को संपत्ति कमाने का अधिकार है। ऐसा नहीं किसी ने ज़्यादा कमा ली उसे छुड़ा ली, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, ठीक है। संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, जो प्रशासन में विभाजन थे ना उनको सरल बना दिया। किसी को कोई विभाग दे दिया, किसी को कृषि विभाग दे दिया, किसी को मौसम विभाग दे दिया, अलग अलग विभाग को बड़ी सुगमता से, बड़े सहजता से दे दिया गया। वहीं देखें, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती मतलब ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया कि पहले ठेका देते थे कि ये लो इतने सारे खेत हैं और इनसे फसल उगवाओ किसानों से और हमें पैसा दो। तो वो क्या करते थे, ये ठेकेदार, ये सामंत लोग उनको पीटते थे, किसानों को मारते थे, तब जाके उनसे लगान लेके राजा को पहुंचाते थे। उन्होंने जो राष्ट्रवाद हुआ उसमें ये चीज़ें खत्म हो गई नागरिक संहिता के द्वारा, है ना। नागरिक संहिता में लिख दिया गया ऐसा कोई नहीं होगा सामंत के द्वारा किसी किसान को प्रताड़ित किया जाएगा, किसी आदमी को प्रताड़ित किया जाएगा। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी। ये बेटा इसमें पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, टाइपिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। ये दासत्व लिखा हुआ है, ठीक है, दासत्व लिखा हुआ, दासत्व, ठीक है, दासत्व लिखा हुआ है। शुल्क, ठीक है, ये शुल्कों में लिखा बेटा, शुल्क, है ना, शुल्क, शुल्कों में मतलब जो पहले जैसे गांव में आज भी है कि आप किसी से कर्ज ले लो और कर्ज लेकर आप क्या करोगे, कर्ज लेकर अपने काम चला रहे हो, आपका कर्ज नहीं निकला तो आप उस व्यक्ति के गुलाम बन जाओगे, दास बन जाओगे ना। ये दासत्व की भावना खत्म कर दी। बोले नहीं ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा, जो भारी शुल्क लगाते थे, जागीरदार शुल्क लगाते थे, उन जागीरों से शुल्क भी समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? नागरिक संहिता 1804 के द्वारा। किसने लागू की थी? बोनापार्ट, ये आपके नेपोलियन महोदय ने। शहरों में कारीगरों के श्रेणी और संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया। शहरों में जो कारीगर थे उनसे संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। बोले अपनी तरीके से अपनी कारीगरी दिखाओ और स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, ठीक है। नागरिक संहिता 1804 नेपोलियन। आगे देखें, आगे है
उदारवादी राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्रवाद और उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में, उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म से बना हुआ है, ठीक है, का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है ना, लिबर्टी से हुई है, अर्थात उदारवाद स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंध है। भाई किसी के प्रति मान लो तुम उदार बन रहे हो ना, कोई तुमसे मान लो 500 रुपये उधार ले गया और आपने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, कोई बात है अपना काम चलाओ, जब हो जाए तब दे देना, तो इसका मतलब बेटा तुम उनकी स्वतंत्रता दे रहे हो, आप उसको स्वतंत्र कर रहे हो कि जाओ मेहनत करो, पढ़ो लिखो, जब आपके पास हो तब दे जाना, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। जिसका अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। लिबरलिज्म शब्द से लैटिन भाषा के लिबरलिज्म से ही भी संबंधित माना जाता है। सारटोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संबंधित राज्य का सिद्धांत एवं व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार है। इसका फॉन्ट चेंज हो रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर कट रहे हैं, बस समझिएगा आप, मैं लेके चलता हूँ आपको ना, आगे चलें। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद देखें कैसे, तो शासन होता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। राजनीतिक उदारवाद क्या कहता है कि लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसका समर्थन करता है। बोले बिल्कुल राजा के द्वारा शासन नहीं चाहिए, हमें लोगों के द्वारा बना हुआ शासन चाहिए। एवं शक्तियों के पृथक्करण का कानून, ठीक है, कानून का शासन चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियाँ एक ही आदमी में नहीं होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति गलत करता है तो सभी मंत्री मिलकर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हटा देते हैं। प्रधानमंत्री गलत करता है तो पूरी संसद को गिरा सकते हो आप, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसे हटा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई डीएम है जिले में और वो मक्कारीपन कर रहा है, ठीक है, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, मतलब आताताई मचा रखी है, ज़्यादा भ्रष्टाचारी बन के आ गया अधिकारी, तो सभी जनता इकट्ठी होकर उस डीएम को हटाने का कार्य कर सकती है। धरने पे बैठ जाएंगे, बात आला कमान तक पहुँच जाएगी, पहले सीएम तक जाएगी, सीएम से पीएम तक, पीएम से सीधे राष्ट्रपति की जाएगी और राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित कर देंगे, हटाओ यहाँ से, समझ रहे हो ना। मुख्यमंत्री भी हटा सकते हैं जिले से अलग, लेकिन उनकी जो जॉब है समाप्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा खारिज की जा सकती है। बात समझे, तो हर किसी पे पाबंदी लगाना ही क्या कहता है, शक्तियों का पृथक करना है, मतलब हर किसी के पास अलग अलग शक्ति हो लेकिन सीमित होती है ना। वही देखें न्यायिक पुनरावलोकन, जैसी न्याय पुनरावलोकन बोलते हैं, जैसे हमने किसी को सजा बोल दी, बोले तुमने चोरी की थी 10 साल की सजा हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि भाई ये व्यक्ति तो अच्छा है, न्याय के द्वारा पुनरावलोकन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसकी सजा जो 10 साल की कम करके क्या कर दिया, 5 साल कर दी। ये व्यवस्था न्याय पुनरावलोकन में आ जाती है। अर्थात उदारवाद हर एक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही समर्थन करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही समर्थन करता है। उदारवाद क्या है भाई, हमने बोला था ना कि किसी से हमने 500 रुपये ले लिए, मतलब दे दिए, और उसके पास नहीं है तो बोले ठीक है भाई दे देना, तो हम उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में दमन का विरोधी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन, ठीक है। हम किसी का दमन नहीं कर सकते, ना उसके विचारों का, ना उसकी संपत्ति का, ना उसका, किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, ये उदारवाद कहलाता है। यही उदारवाद की राष्ट्रवाद में व्यवस्था है। राजनीति में राष्ट्रवाद उदारवाद यही है बेटा ना, चाहे वह दमन नैतिक हो, चाहे वो दमन नैतिक हो, ठीक है। अब ये भी नैतिक दमन कौन सा होता है कि भाई इधर आओ, यहाँ बैठो, फालतू क्यों घूम रहे हो, ये भी बेटा नैतिक दमन है, घूमने तो उसे घूम रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छी जगह तो घूम रहा है, बुरी जगह तो घूम रहा है। धार्मिक दमन हो कि नहीं तुम पूजा करनी पड़ेगी, इस देवी को मानना ही पड़ेगा, इस देवता को मानना ही पड़ेगा, ये भी क्या है, एक दमन का क्या है, एक तत्व है। सामाजिक दमन हो, राजनीतिक दमन हो, आर्थिक दमन हो, सांस्कृतिक दमन हो। सामाजिक दमन कि तुम नीची जाति से हो, तुम काले हो, गोरे हो, ये सामाजिक दमन हो गया। राजनीतिक दमन ये हो गया है तुम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है, तो ये राजनीतिक दमन हो गया। आर्थिक दमन, अरे तुम इतने अधिकारी कैसे बन गए, पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, ये आर्थिक दमन हो गया। सांस्कृतिक दमन हो गया कि तुम तिलक लगा सकते हो, हम तिलक नहीं लगा सकते, तुम धोती कुर्ता पहन सकते, हम नहीं पहन सकते, नहीं सब पहनिए, सब पहनिए,
सब बराबर रहिए, कोई किसी पर दमनकारी व्यवस्था नहीं है। यही राजनीति में उदारवाद के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे चलें बेटा। आगे है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। अब आर्थिक राजनीति में देख लिया, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद देखें। मुक्त व्यापार राज्य को बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है ना। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या करता है? मुक्त व्यापार, मतलब मुफ्त में व्यापार होगा, किसी पर कोई टैक्स नहीं होगा, है ना। कुछ टैक्स होता है तो सरकार लेगी, और लेकिन एक समान होगा सब पे, ऐसा ना। तथा राज्य को बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। जो व्यापार है ना, व्यापार तुम करते हो, उसमें हमेशा सरकार को दोषी ठहराया, तो बोले इतना टैक्स लेती है, जीएसटी लगा रही है, वो लगा रही है सरकार, है ना, हमें कुछ पनपने नहीं दे रही है। हमेशा राष्ट्र के विरोध रहता है व्यापार, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन और वितरण पर राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। बोलते हैं उत्पादन वितरण पर राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। बोले कि उत्पादन जो हो रहा है उस पर नियंत्रण रहे। ठीक है, उदारवादियों के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट होनी चाहिए। बोलते हैं कि उदारवाद अगर आर्थिक क्षेत्र में है तो खुल के काम करने दीजिए, बढ़िया तरह से व्यापार करने दीजिए। समाज और राज्य की तरफ से उद्योग और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बोले कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मान लो एक चाय की दुकान खोली, कुछ लोग आए दबंग लोग, बोले तुमने चाय की दुकान क्यों खोली भाई, बंद करो इसे, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उद्योग और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करे और पूंजी लगाए। जैसे मुझको मान लो पढ़ाने का है तो मैं एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ। ठीक है, एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ, तो इस पर किसी कोई पाबंदी, कोचिंग पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा मन कर रहा है तो मैं कोचिंग खोलूँगा, मेरा मन कर रहा है तो मैं चाय की दुकान खोलूँगा, मेरा मन कर रहा है तो मैं हो सकता है कि मैं एक ड्राइवर की जॉब करूँ और गाड़ी चलाने का प्रयास करूँ या एजेंसी खोल लूँ, है ना। इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जिसको इच्छा कर रही है वो काम करे। नेक्स्ट है उदारवाद की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये फॉन्ट में दिक्कत दे रहा है बेटा, है ना, थोड़ा सा देखना, निम्नलिखित है ना, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। सहमति पर आधारित सरकार। उदारवाद क्या कहता है कि सभी की सहमति होनी चाहिए। सभी का क्या है? सभी की सहमति और सभी का एक क्या सहयोग होना चाहिए सरकार निर्माण में। संविधान आधारित शासन होना चाहिए। ये सही बात है कि जो विधान में लिख गया, संविधान में लिख गया, वो उसके अनुसार शासन होना चाहिए। दूसरा, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित होना चाहिए। संसद द्वारा जो चुना जाता है नेता, पीएम सीएम जो भी हैं, ठीक है, मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा शासन हो। ऐसा नहीं कि भीड़ में बना दिया लोगों ने कि ये हमारा राजा है, कोई नियम कानून नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि पैसे वाले क्या है शासन बना सकते हैं अपना। जैसे अभी अंबानी है, बहुत पैसे वाले, वो अच्छा तो पीएम बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन सकते, उन्हें चुनाव लड़ना होगा, है ना। उन्हें एक मेंबर बनना पड़ेगा, किसका? निम्न सदन या उच्च सदन का, तभी वो पीएम बन सकते हैं। आगे देखो, विशेषाधिकारों का अंत। विशेषाधिकारों का अंत यहाँ पे है कि कोई किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, सभी के लिए अधिकार जो समान है। ठीक है, हाँ, विशेषाधिकार सीएम के लिए होगा, पीएम के लिए होगा, तो एक प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, राजा का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, जो नियम कानून है वो सभी के लिए समान है। यही कानून के समक्ष समानता है बेटा ना। तुम किसी की भेदभाव भी नहीं कर सकते कि तुम गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, या तुम लड़की हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, मताधिकार का समर्थन कर सकते हो। ठीक है, मताधिकार, मत देने का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए, मुक्त बाजार। बाजार में हम अपने यहाँ, हमने मान लो कोई खिलौना बनाया, हम बेच सकते हैं उसको, यूपी में बेच सकते हैं, और चाहे तो हम उसे एमपी में भी बेच सकते हैं और जम्मू कश्मीर में भी बेच सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर ये व्यवस्था बनी। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं, ये वस्तु तुम नहीं यूज कर सकते, हम ही कर सकते हैं। और कुछ सेवाएं, जैसे नौकरी है, ओ भाई नौकरी तो हम ही करेंगे, नौकरी
तो हम ही करेंगे, नौकरी तो हम ही करेंगे, इस पे पाबंदी है, ठीक है। नौकरी नहीं करेगा कोई, ये हमारा परिवार करेगा तो सब पाबंदी, बोले नहीं सब कर सकते हैं, ठीक है, कैसी भी नौकरी हो। और कोई भी बेटा व्यापार कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कोई भी आप क्या बिजनेस खोल सकते हो, ये सभी से ना। यहाँ देखें धर्मनिरपेक्ष में विश्वास, बोले कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना हिंदू होंगे ना मुसलमान होंगे, ठीक है, ना सिख होंगे ना ईसाई होंगे, आपका जो मन करता है उस धर्म को मानिए, लेकिन देश का कोई भी धर्म नहीं है, देश का कोई भी धर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है। आगे देखें लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। लोक कल्याणकारी मतलब क्या, लोगों का कल्याण करने के लिए। अब मैंने ये कोट पहन रखा है, ये मेरा कल्याण हो रहा है इसमें, कि मुझे इसमें ठंड महसूस नहीं होगी और मैं सुरक्षित रहूँगा, कोई बाहरी चीज़ आएगी तो मेरे पहले कपड़ों से टच होगी और तब जाके मुझे हिट कर पाएगी, चोट पहुंचा पाएगी ना। तो ये क्या है, लोक कल्याणकारी। जैसी आपकी कार है, ट्रेन है, ये लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए। जैसे मोबाइल है, अब कंप्यूटर है, सभी क्या है, लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ऐसे योजनाओं भी बेटा लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, नोट करते चलिएगा, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो, ठीक है। यहाँ देखें, देखिए 1815 में उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, बेकार चीज़ होती है रूढ़िवाद, है ना। तो बताते हैं रूढ़िवाद क्या होता है। 1815 में यूरोप में रूढ़िवाद, और रूढ़िवाद से व्यवस्था बेटा भंग हुई, व्यवस्थाएं भंग हुई, ठीक है, व्यवस्थाएं भंग हुई। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ हो गया। अब क्या 1815 में आपके नेपोलियन जो है वो हार गए। हार के कारण क्या हुआ, लोगों ने सोचा यार पहले से राजा का जो शासन था वो अच्छा था, उसी की तरफ वो जाने को लगे, ठीक है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार रूढ़िवादियों ने स्थायित्व संस्थाएं, ठीक है, स्थापित संस्थाएं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। उन्होंने दोबारा से वो पहले जो संस्था थी ना, राजतंत्र संस्था थी, है ना, पहले बोले राजा के बेटे को विशेषाधिकार है, वो सारी व्यवस्था वो दोबारा से लागू करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो राजा हार गया वहाँ का, नेपोलियन। परंपरा दी गई, तीव्र प्रवर्तन के स्थान पर कर्म के विकास पर जोर दिया गया इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। उन्होंने कहा तीव्र विकास नहीं है, धीमे धीमे कर्म करने की व्यवस्था की गई। एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। वियना बेटा एक देश है, वहाँ पर किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा समस्या हो रही है ना। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने किया था, ठीक है, मैट्रिक ने किया था। कभी कभी क्या है कि चाय पिला देते हैं लोग, तो उसकी वजह से थोड़ा सा समस्या रह जाती है ना, चाय पीना गलत बात है। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने किया था वियना सम्मेलन, कांग्रेस जो थी। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए, वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए आगे है 1815 की वियना संधि। वियना संधि यूरोप के सभी देशों के राजपूतों का एक सम्मेलन था, राजपूतों का एक सम्मेलन था। राजपूत कोई जाति नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। राज का पूत तत्पुरुष समास पड़ता है बेटा, इसमें तत्पुरुष समास है, मतलब राजा का बेटा, ठीक है, राज बेटा, या उसी के बाद राजा के बाद उसका बेटा ही तो राजा बनेगा, ये सीधी सी बात है कि राजा के बारे में बात कह रहे हैं ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियन राजनेता मैट्रिक ने के द्वारा की गई थी। इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार है। इस समय वियना संधि 1815 जो हुई, इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिक्कत हो रही होगी आपको। यहाँ देखिए 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। वियना संधि की विशेषताएं ये हैं, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। जो पहले राजवंश चलता था ना, उसी राजवंश को दोबारा से ले आए वो लोग, ठीक है।
इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। इस वियना संधि का उद्देश्य क्या था? पुराने समय जो राजतंत्र चलता था उसी को लाने का प्रयास था। फ्रांस ने इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उससे नेपोलियन के समय जीते थे। अच्छा, फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन, उनके समय जो राज्य जीते गए थे वो हार गए, तो उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जो उन्होंने जीते थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। वहीं देखिए, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगाने हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई है ना। बोले कि अब कोई सीमा विस्तार नहीं होगा, नए नए राज्यों की स्थापना कर दी गई। ठीक है, देख लो, अच्छा आदमी जब अच्छा राजा किसी को मिल जाता है तो देश तरक्की करता है, और धूर्त गंवार मूर्ख मिल जाए तो वो देश गर्त में चला जाता है। ऐसे मुखिया, परिवार का मुखिया होता है कि परिवार के माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे तरक्की करते हैं ना, लेकिन ऐसे माँ बाप भी धूर्त गंवार की समान होते, पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। फिर क्या, बच्चे बिगड़ जाते हैं, जितना उन्होंने कमाया बच्चे उसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी विशेषता थी, ये हो गया। आगे देखिए, ड्यूक मैट्रिक के बारे में बताते हैं। जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर 1814 से 1848 तक काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यूरोप मतलब पूरे महाद्वीप को, यूरोप पूरे महाद्वीप में फ्रांस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना के रखा था। किसके कारण? नेपोलियन के कारण। ठीक है, हालात तो बटे ना। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्संरचना, पुराने राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेपोलियन तो बना के चले गए अच्छा राष्ट्र, ठीक है, लेकिन मैट्रिक जो वियना संधि हुई 1815 में, ये उसके मुखिया रहे साहब। ठीक है, अच्छे कर्मों के मुखिया होते हैं, बुरे कर्मों के भी मुखिया होते हैं। यहाँ देखिए, जूसेपी मोत्सनी, ठीक है, जूसेपी मोत्सनी जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाला दे दिया गया था। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये उन्होंने बनाए थे। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप किसने बताया? मैथ्सनी ने बनाए थे। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध है ना, ये राजतंत्र के विरोधी थे। बोले नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। उसके प्रजातंत्र के सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। उन्होंने प्रजातंत्र के सपनों में और रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था इनके सुने आंदोलनों ने। मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। भाई मेटरनिक तो किसके सपोर्टर थे? 1815 में हुई थी वियना संधि, उसके सपोर्टर थे, राजतंत्र के सपोर्टर थे, और ये राजतंत्र के विरोधी थे, इसलिए तो इनकी बुराई हो रही है। नेक्स्ट चलें, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र क्रांति से अलगाव होने लगा। ठीक है, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना को इस्तेमाल किया। ठीक है, यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशासन ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, ये प्रजा ने संभाले, प्रजा नहीं है, प्रजा है। ठीक है, प्रजा ने संभाल लिया। आगे देखिए, आगे है जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण क्या होता है?
बहुत सारी चीज़ों को जो बिखरी होती हैं उनको एकीकृत कर लेना, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो भौगोलिक तौर पे हो, चाहे वो वैचारिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो। आइए उनकी बात करते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1866-1871 मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी, ठीक है, वो प्रजा लिखा था, ये प्रसा है, बवेरिया और सैक्सोनी, ये प्रसा के जो प्रांत था ना, इनके लोगों ने प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, ऐसे करके। सैक्सोनी को मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य का जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है। कौन कौन से जर्मनी का एकीकरण जो हुआ, कौन से राज्य थे? प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी, इनको मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया 1871 में, जिसका नाम दिया गया जर्मनी। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। इससे पहले ये भूभाग 39 राज्यों में बटा हुआ था, 39 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें अच्छा एकीकरण समझ में आ रहा है कि हमारे देश में 1947 से पहले, भारत में 1947 से पहले अलग अलग राज्य बटे हुए थे, कोई प्रांत था तो कोई रियासत थी, सभी को जोड़ के राज्य बना दिया ना। अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी को बोलते बेटा एकीकरण। इससे भी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य प्रसा राजतंत्र अपने आर्थिक और राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। 18 जनवरी 1871 को इसी में वारसराय के शीश महल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के एक सम्राट के रूप में हुआ था। तो कौन थे जर्मनी के पहले? विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के इसी में साम्राज्य में हुआ था, सम्राट के रूप में। समझ में आया? 1866 और 71 के बीच में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब देखते हैं आगे। एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ। एकीकरण जो है प्रसा प्रांत था उसके नेतृत्व में हुआ। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। मतलब राष्ट्र को निर्माण में भूमिका किसने निभाई थी? बिस्मार्क ने निभाई थी, है ना। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है। प्रसा काफी महत्वपूर्ण प्रांत रहा। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। प्रसा जो प्रांत है उसको। आगे देखें, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है ना। आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। वहाँ नई मुद्रा बनाई गई, अच्छे यांत्रिक तकनीक का प्रयोग किया गया और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है जी। आगे देखें तो आप पाएंगे, ठीक है बेटा, तो जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग या न्याय व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, ठीक है। आगे चलें, इटली का एकीकरण। अब देखिए इटली का एकीकरण देखें। इटली का एकीकरण 1869-1870 में इटली का एकीकरण, जिसे इतावली भाषा में इल रेसो रेजिमेंटो का कहा जाता है, ठीक है। 19वीं सदी में इटली राजनीतिकरण सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राजा को एक साथ संगठित करके एक इतावली राष्ट्र बना दिया। इसे ही इटली का एकीकरण कहा जाता है, ठीक है। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेफ मैत्री ने इटली को एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830-48 के क्रांतिकारी विद्रोह को असफल हुए। 1849 में फ्रांस से सार्डिनिया, पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसे ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। आगे देखें, काउंट कैमिलो के काबूल, ठीक है। काउंट कैमिलो दे काबूल ये नाम है। सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था, ये मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन को नेतृत्व किया गया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था
और ना ही जनतंत्र विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूल का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका, इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन आप सीधे सीधे लिखे आओगे प्रश्न में तो आपके उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यूसेppe गैरिबोल्डी नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ये फॉन्ट में कहीं दिक्कत हुई है, इस तरीके ये नंबर मैं बोल रहा हूँ बेटा, लिख लेना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तकनीकी तौर पर। ठीक है, टाइपिंग तो ठीक किया गया था, पता नहीं ये कैसे फॉन्ट दिक्कत दे रहा है। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत उदय यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। ठीक है, यूनान में स्वतंत्रता की जो जोत जली वो फ्रांस के कारण जली थी, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला, जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति में रुचि रखते थे उनके साथ। ठीक है बेटा, आगे देखें। विभिन्न कवियों कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में मुस्लिम साम्राज्य के विरोध में तथा यूनान के संघर्ष के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड वायसराय ने धनराशि एकत्रित की तथा वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान 29 मई 1453 को की गई थी। ठीक है, आगे चलें। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अच्छा, ये आप आप इसका स्क्रीनशॉट लिए आ जाओ। ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी भी उथल पुथल क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, बल्कि ब्रितानी द्वीप समूहों में रहने वाले लोगों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी संस्कृति और राजनीति की परंपरा थी। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के द्वीप समूह को विस्तार आरंभ किया। ठीक है, अंग्रेज थे, इन्होंने तो और राष्ट्रों में भी आके अपनी सत्ता अपना ली थी। जैसे भारत में इन्होंने राज्य किया है ना, तो पाकिस्तान में इन्होंने राज्य किया, तो ये तो सभी राज्यों और विस्तार बढ़ाते गए राष्ट्र की एकीकरण के लिए ना। राष्ट्र की भावना ऐसी बढ़ी इनके अंदर, तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। यहाँ देखें, एक लंबे टकराव तथा संघर्ष के पश्चात आंग्ल संसद द्वारा 1688 में राजतंत्र से सत्ता को छीन लिया गया तथा आंग्ल संसद के द्वारा ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इस एक्ट के अनुसार इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके पश्चात ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का प्रभाव बना रहा। ब्रितानी पहचान को बनाए रखने के लिए स्कॉटलैंड की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं का दबाया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। आगे देखें तो पाएंगे
राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, बाल्कन समस्या, बाल्कन समस्या। टर्की के सुल्तान की अयोग्यता का लाभ उठाने 1911 ईस्वी में इटली के ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है, अधिकार कर लिया गया इटली के त्रिपोली पर, ठीक है, टर्की के सुल्तान की अयोग्यता को ठहराने के लिए। मॉन्टेनीग्रो और बुल्गारिया शामिल थे, बुल्गारिया शामिल थे, ने टर्की पर आक्रमण कर उसको हरा दिया। इस तरह बाल्कन समस्या के यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बाल्कन भौगोलिक निर्यातिक रूप से ताव का क्षेत्र था। बाल्कन भौगोलिक और निर्यातिक रूप से ताव का क्षेत्र था, जिसने आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी था। ओटोमन साम्राज्य एक राजवंश था, उसके साम्राज्य में था ये, ऐसे करके। नेक्स्ट देखें, बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद को फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन को स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्र उसके चंगुल में निकलकर स्वतंत्रता की ओर घोषणा करने लगे। जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्र समूह ने अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने के लिए कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, जिससे कारण यह हुआ कि विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध में रूप में आपको दिखाई देती है। भाई कोई भी युद्ध हुआ है वो ऐसे नहीं हो गया, उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राज्य की दृश्य कल्पना। राज्य की दृश्य कल्पना क्या है? 18वीं 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों ने नारी के वेश में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हैं। जिस नारी के रूप को चुना गया वह असल जीवन से कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, ठीक है, जर्मन का रूपक बन गई, ठीक है। ये प्रतीक था, आप समझिए। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद शाब्दिक अर्थ फ्रैंकफर्ट राष्ट्रीय सभा, यह जर्मनी की पहली सभी के लिए चुनी गई संसद थी। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। फ्रैंकफर्ट संसद थी बेटा, उसमें संसद चुने गए लोकतांत्रिक रूप से। अब वो यहाँ पर जाके क्या सत्ता में बैठ गए और शासन चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, ठीक है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसने संसद के अधीन रहना था, ठीक है। एक राजा था, उन्हें संसद के अधीन काम करना था, ठीक है, उनके लिए की गई। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलेहम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं के साथ किया गया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहाँ कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वही संसद का सामाजिक, ठीक है। आगे देखें, सामाजिक आधार पर, ठीक है, कमजोर हो गया संसद, क्या सामाजिक आधार पर कमजोर हो गया।
मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग की गई। ठीक है, असेंबली भंग हो गई, विवाद हो गया। ठीक है, आंदोलन में महिलाओं ने भी जमकर हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने असेंबली के चुनाव में वोट का अधिकार नहीं दिया गया। सेंट पॉल के नेतृत्व में जब चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को दर्शक में बैठने की इजाज़त दी गई। यह संसद भंग हो गई, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। आगे देखें, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। आज के आधुनिक समय में भी महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान के कार्यों में शामिल हैं। ये सही बात है। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उससे पहले भी हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं पाटिल साहब। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी रह चुकी हैं। मीरा वो रह चुकी हैं, आपकी मीरा कुमार जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो विभिन्न महिलाएं CM, PM, IS, IPS, पुलिस, बैंक, रेलवे कर्मचारी हैं। तो इनका योगदान रहा बेटा, है ना। यह महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा की है। आप याद करो, जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू जैसी महिला गांधी जी के साथ रहती थी, तो वहाँ भी उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर आई। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाने से बने, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1789 फ्रांस की क्रांति के दौरान यह सशक्त रूप से प्रकट हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिया, मीराबेन, कमला नेहरू, मैडम भीखाजी कामा, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो ये अपने देश की हैं, भारत की इनके नाम है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है बेटा, तो यहीं तक आपकी व्यवस्था है। आगे देखें, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित थी। ठीक है, निम्नलिखित थी: राजनीतिक संगठन का निर्माण करना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार का प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। ये सभी महिलाओं के काम थे। नेक्स्ट देखें, विभिन्न प्रतीक, उनका अर्थ। ठीक है, टूटू ही बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति थी। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता थी। तलवार किसकी थी? मुकाबले की तैयारी करना। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाहत। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत थी। ये इनके प्रतीक थे। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दिख नहीं रहा वो तो। आगे देखिए, ये प्रश्न मैंने कराने का प्रयास किया है, आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा बेटा, है ना। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। आप इनको करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी उत्तर दे रखा आप अपने हिसाब से उन्हें खोजिएगा, सही कीजिएगा। ठीक है, 1815 की वियना संधि संबंधित थी किससे? आप तो बता सकते हो, ड्यू मैट्रिक्स से थी। ठीक है, ये वियना संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। इसकी सेटिंग बिगाड़ दी टाइपराइटर ने साहब। देखो, अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न शब्दों में उत्तर दें। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों में एकता की भावना को जगाता है। यह देश को प्रति प्रेम और लगाव की भावना उत्पन्न करता है। मैजनी कौन था? तो मैजनी इटली के एक साहित्यकार थे। इनका एक जन्म 1805 में हुआ था। जो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, वह एक योग्य सेनापति भी थे। इटली के एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मैजनी के पास व्यवहारिक गुण बहुत कम और आदर्शवादी व्यवस्थाएं ज़्यादा थी। तो इनको आप नोट कर लेना बेटा, पढ़ पढ़ के क्या सुनाना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, जितना ये प्रश्न है, ठीक है, आप इनके नोट करते रहना। ये प्रश्न है, ठीक है। आगे
इसका प्रश्न का उत्तर है। ये ख़त्म होती है कहानी यहाँ से बेटा, ठीक है। तो आपको पुनः बेटा धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी वीडियो को और हमको इतने लंबे समय तक झेला, और यकीन मानिए आपने इस वीडियो को पढ़ा तो आपकी सफलता में 4 चांद जरूर लगेंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, जय हिंद, जय भारत।